हेलो दोस्तों, देखिए हम बात करने वाले हैं आज हाई स्कूल के लास्ट पेपर सामाजिक विज्ञान, जिसका कोड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 825 FB। इसे हम सॉल्व करेंगे, जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों ने पेपर दिए, आप लोगों को मालूम होगा। और उम्मीद है आप लोगों के सारे पेपर्स अच्छे हुए होंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के जाता है, पढ़ता है, अच्छे से मेहनत करता है, उसके पेपर हमेशा ही अच्छे होते हैं और उसके नंबर भी 90+ ही आते हैं। लेकिन इस बार जो सिस्टम था पेपर सॉल्व करने का, जिसमें 20 नंबर आप लोगों को खंडा में ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, तो इससे क्या हुआ, बच्चों का पेपर थोड़ा और भी अच्छा हो गया। तो देखिए, हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आप लोगों को हमारे इस चैनल पर मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे आगे भी। तो इसके लिए ज़रूरी है आप लोग हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इतना काम आप लोग कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए आप लोगों से कोई हम पैसा नहीं मांगते, ये नहीं कि आपसे कहते हैं कि हमें पैसे दीजिए या हमारी पैसे दे करके मदद कीजिए। आप लोग सिर्फ अपने वीडियो जो देखते हैं उसमें लाइक कर दिया करिए, या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिए। देखिए, क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1779, 1789, 1780 या फिर 1799। तो आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोग सॉल्व करके आए होंगे और आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप लोगों ने 20 में से कितने नंबर पाए। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, 1789। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 में बी को टिक किया है उनका बिल्कुल सही है, 1789। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि सारे बच्चों का सही होगा। अगला देखिए, नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपोलियन जो था वो किस देश से संबंधित था? फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? देखिए, क्वेश्चन ये है कि 1919, देखिए सब में लिखा हुआ है। अभी तक क्या, जैसे 1919 में तो बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन 1919 में एक डेट निर्धारित की गई, जिसके माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि 13 अप्रैल 1919। आप लोगों को डेट के हिसाब से लिखना है, जैसे 8 अप्रैल को भी कुछ हुआ, 10 अप्रैल को भी कुछ हुआ होगा, 25 को भी, 13 अप्रैल को। तो जो डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग की घटना जो थी वो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जनरल डायर के आदेश पर वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई भारतीय, बहुत सारे भारतीय मार दिए गए थे, जिसको हम इस दिन को बहुत ही दर्दनाक दिन होता है, तो उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरदचंद्र चटर्जी या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को वंदे मातरम पढ़ाया जाता है, छोटे पर से आप लोगों को सिखाया जाता है। तो वंदे मातरम गीत के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर A4 में ए ऑप्शन को टिक किया है वो उनका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी स्थापना 1940 में, 1942 में, 1945 में या फिर 1944 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। तो जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, अभी तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हो गए हैं? 8। और राज्य जो हैं वो 29 की जगह पे 28 कर दिए गए हैं। तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 8 हो गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। तो संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन देखिए केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पर जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य का विभाजन होता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, 1815 को हुई थी वियना की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सही हो जाएगा। बी आप लोगों ने लगाया होगा, उम्मीद है। अगला देखेंगे, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अगर इसको देखा जाए तो 1959 में भी इसकी शुरुआत हुई थी। 2004 में भारत में पंचायती राज को एक अलग बना दिया गया था, एक सिस्टम जो भारत को अलग से नियम बनाने के लिए अधिकार दिए गए 2004 से दिए गए थे। लेकिन
ये 1959 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 1980, 1990, 1992 या 2004, तो इसमें देखिए अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो पाया है, तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इसका सही से आंसर मिल जाता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा, कमेंट करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, और अगर आप लोगों को जानकारी है इसके बारे में तो आप लोग भी कमेंट करके इसका जवाब बता सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, ये जो लोकतंत्र है, क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल या उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख ये सारी चुनौतियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जिन बच्चों ने डी को लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 11, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरणीय? तो लोहा जो है, लौह अयस्क जो हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय योग्य हैं, इसलिए जो हमारा 11वें का डी ऑप्शन सही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड? तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। तो काली मृदा झारखंड में पाई जाती है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में काली मृदा नहीं पाई जाती, राजस्थान में भी नहीं और जम्मू कश्मीर में नहीं, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार का मतलब है जिसमें फलियां आती हैं, तो फलियां किस में आती हैं? दाल की जो फसलें होती है जैसे मटर है, चने हैं, तो इसमें फलियां आती हैं। तो मोटे अनाज आलू वगैरह उनमें तो नहीं आती, ज्वार चावल में भी नहीं आती हैं फलियां। बालें आती हैं, देखिए इसमें बाल भी आती है, इसमें भी बाल आती है, तो इसमें दालों में जो है फलियां आती हैं, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 13 में ए लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। अगला देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? तो मोनोजाइट रेत जो है हमारी किस में पाई जाती है? थोरियम में। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है, कौन सा? थोरियम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जिन बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल ही सही है उनका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों में व्यापार को दर्शाता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो या दो से ज्यादा देशों का जब व्यापार होता है तो हम उसे किस व्यापार के नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होगा वो हमारा आंतरिक देखिए देश के अंदर ही होता है, बाहरी तो बाहर ही रहता है, स्थानीय तो स्थान एक निश्चित जगह के लिए है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपयुक्त सभी? तो देखिए, जो विकास दर है वो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर निर्भर करती है, तो हमारा जो 16 का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है किसी देश का विकास, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? कह रहा है ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर पाकिस्तान? तो कौन सा देश ऐसा है? श्रीलंका। आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका देश ऐसा है जिसकी स्थिति भारत के लिहाज से बेहतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। अगला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तो उनमें देखिए उद्यमों या स्वामित्व, जो स्वामी होते हैं वही उन्हीं के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में। तो उद्यमों का स्वामित्व जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 में जिनका भी लगा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनके जो भी बचत या ऋण संबंधी नियम निर्णय होते हैं वो बैंक द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सदस्यों द्वारा, जो उसमें स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा कोई भी निर्णय जो होगा वो स्वयं सहायता समूह से निर्भर ऋण लेना या बचत
ये सब सदस्यों के द्वारा ही निर्भर किया जाता है, उन्हीं के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जो उसमें चयनित सदस्य होते हैं उनके द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखिएगा, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो एक वस्तु का अधिकांशतः जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन है वो प्राथमिक गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के ऑप्शंस बता दिए गए। उम्मीद है आप लोगों के बिल्कुल 20 में 20 सही निकले होंगे। आप चाहें तो कमेंट करके अपनी बात हमें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही निकले। लेकिन इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके जो पेपर का कोड है वो 825 FB है। 825 FB कोड के पेपर का ही ये सोल्यूशन है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई अलग अलग कोड के पेपर आप लोगों को करवाए जाते हैं, तो अलग अलग कोड के पेपर्स के आंसर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये थी पार्ट 1 की जानकारी। पार्ट 2 में भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए हैं, जो इनके उत्तर आप लोगों को देने थे, ये आप लोगों को हम दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतनी सी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छा पेपर करके आए हैं। सारे पेपर्स आप लोगों के अच्छे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, आगे आने वाली क्लासेस हैं, जिसमें आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने जो नंबर्स हैं वो हमें शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्कार।